देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम चर्चा कर रहे थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर हमने देखा कि विसर्जन नलिका के अंदर दो धातु की प्लेटें हमने लगा रखी है। उन दो प्लेटों को एक दिक् परिवर्तक कुंजी के साथ जोड़ रखा हमने यहाँ, और इसके साथ हमने समांतर क्रम में एक वोल्टा स्रोत वोल्ट मीटर और उसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जोड़ रखा। उसके साथ हमने धारण नियंत्रक वाली बैटरी जोड़ रखी है। यहाँ हम कहेंगे कुछ इस प्रकार हमने जोड़ा इनको कि ये जो प्लेट ए है, प्लेट ए रहे ऋणात्मक और प्लेट बी जो है वो रहे धनात्मक। मतलब प्लेट ए को हम कैथोड प्लेट, प्लेट सी, और प्लेट दूसरी प्लेट को एनोड प्लेट ए सी। जैसे परावैंगनी प्रकाश का आपतन होता है प्लेट सी पर, सी जो है उत्सर्जक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और वो प्लेट ए तक पहुंचेंगे। प्लेट ए तक पहुंचेंगे, वो प्लेट ए आगे परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कराएगा और परिपथ पूरा होकर परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। यहाँ माइक्रोमीटर के अंदर एक क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा जो ये बताएगा कि उस परिपथ में अल्प धारा का प्रवाह हो रहा है। कोई डाउट? तो ये सारी घटना हमने जो देखी, और हाँ हम ये भी जानते हैं कि अगर प्लेट ए का विभव बढ़ा दिया जाए, धनात्मक विभव बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा आकर्षित होंगे और ये आकर्षित इलेक्ट्रॉन धारा का प्रभाव बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार ऐसे कई सारे कारक हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रभाव डालते हैं। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे? प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। देखिए ये जो घटना घटित हो रही है, ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये जो फोटॉन्स आपतित हो रहे हैं, आपतित फोटॉन्स की तीव्रता बोले, आपतित फोटॉन्स की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है जरा समझते हैं। अगर मान लीजिए हम संतोलिया खेल रहे, संतोलिया में मैंने बॉल को ऐसे फेंका, हो सकता है एक दो कंकड़ या पत्थर गिरे, पर अगर मैंने जोर से मारा है तो बहुत सारे पत्थर गिरेंगे। तो यह नोटिस कीजिएगा, ये तीव्रता का मतलब है जोर बदलता। अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, अब मैं प्रकाश के संदर्भ में इसको समझाऊं तो हमारे कमरे के अंदर प्रकाश है और कमरे के बाहर भी प्रकाश है, लेकिन आंखों पे चमक कहाँ ज्यादा गिर रहा है? तो हम कहेंगे बाहर की तरफ प्रकाश की तीव्रता अधिक है और कमरे के अंदर प्रकाश की तीव्रता कम है। मैंने एक जगह लाल बत्ती, लाल लट्टू चालू रखा, लाल कलर का बल्ब चालू रखा है, और चले छोड़िए लाल कलर का रहने देते, मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कर रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने व्हाइट कलर का बल्ब चालू रखा है। तो बताओ ज्यादा तीव्रता किसमें? और व्हाइट बल्ब बड़ा है तो उससे ज्यादा। मैंने एक ट्यूबलाइट चालू रखा है व्हाइट कलर का, और दूसरा मैंने वो फॉक्स लाइट होता है ना व्हाइट कलर का, वो चालू रखा है। अब बताओ किसमें तीव्रता ज्यादा? ऊर्जा किसमें ज्यादा? ऊर्जा बराबर है। जरा समझिए, अगर मैं दो समान कलर के बल्ब लेता हूँ, क्या कहा सर? दो समान कलर के बल्ब लिया, और अगर दोनों बल्ब में लाल रंग की प्रकाश ही है, कौन सा प्रकाश का मैंने? लाल रंग का प्रकाश ही है, लेकिन एक बल्ब में तेज रोशनी है, एक बल्ब में कम रोशनी। लाल क्या है? एक में लाल तेज रोशनी है, एक में लाल कम रोशनी है। तो दोनों का अगर ऊर्जा अलग होता, अगर ऊर्जा अलग है तो E बराबर h म्यू होता है, उनकी आवृत्तियां अलग होती है। अगर आवृत्तियां अलग होता तो तरंग दैर्ध्य अलग होता, ऊर्जा अलग है तो तरंग दैर्ध्य अलग है, तरंग दैर्ध्य अलग है तो कलर अलग है, मतलब दोनों कलर्स सेम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों ही प्रकाश में समान है, तीव्रता में समान है। लेजर लाइट का चलिए लेजर लाइट जो देखिए नीचे पड़ा है,
उस लेजर लाइट को मैंने चालू कर दिया, मैंने बैटरी लगाई है पीछे और उस लेजर लाइट से ग्रीन कलर का प्रकाश, आप देखते हो रोज ग्रीन कलर का प्रकाश निकल रहा है। जब नई बैटरी लगाई है तो ग्रीन कलर का प्रकाश की तीव्रता ज्यादा चमकेगी, और बैटरी लो होने वाली हो, डिस्चार्ज होने वाली हो, कलर चेंज नहीं होता है, कलर वही है, बस तीव्रता। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रकाश की तीव्रता क्या है। हाँ, ये कहेंगे ये प्रति सेकंड ज्यादा, अगर ज्यादा तीव्रता है प्रति सेकंड ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा है, वो प्रति सेकंड कम करेगा, लेकिन नेट मान तो उतना ही करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो, अगर ज्यादा प्रकाश की तीव्रता का विद्युत चुंबकीय तरंग या फोटोन आपतित करवाया जाए इस प्लेट पर, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा का मान अधिक होगा। क्या कोई डाउट नहीं? दोबारा समझना, मैं कह रहा हूँ कि अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित करवाया, अधिक तीव्रता का प्रकाश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम कर रहा है मेरा प्लेट, खींचेगा, अर्थात ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होगी, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक होगा। तो हम कहेंगे ऐसे आपतित करवाते जाइए और धारा प्राप्त करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा, उसी धारा को हम कहेंगे संतृप्त धारा। क्या कहेंगे हम? संतृप्त धारा। बिल्कुल। रियल में संतृप्त धारा क्या है कि अगर इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, विसर्जन नलिका के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, स्प्लिट ए से 100 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच जाए ना, तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, उसको हम कहेंगे संतृप्त धारा। लैंग्वेज सुनते हैं? तो रुकिए एक सेकंड, अभी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब है धारा का मान बढ़ रहा है। समानुपाती या समानुपाती? हम कहेंगे जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ रहा है। यहाँ आ गई तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ धारा विद्युत धारा। हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता पृष्ठ पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती है। प्रति सेकंड आपतित फोटॉन्स की संख्या अगर अधिक होगा तीव्रता ज्यादा होगा। प्लेट ए को धन विभव पर रखते हुए, प्लेट ए को कैसा विभव दिया हमने? पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। प्लेट ए को धन विभव पर रखते हुए प्लेट सी पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, उसी वजह से प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, इससे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। अगला हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। दूसरा प्रभाव हम देख रहे हैं विभव का। विभव का प्रभाव, इसका अर्थ क्या है समझना? ये देखो, ये प्लेट ए, ये वाला पहला प्लेट जिसको हमने सी कह रखा है, दूसरा प्लेट जिसको हमने ए कह रखा है, ये क्या इसका विभव ही तो है। इन पर वोल्टता कितनी है, ठीक है, कितनी वोल्टता है। अगर मैं प्लेट ए पर वोल्टता कम करूं तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे? अगर वोल्टता बढ़ा दूं तो सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब मान लीजिए प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रारंभ में मैंने किसी वोल्टता दे रखी थी, कोई वोल्टता दे रखी थी प्लेट ए को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका विभव बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे विभव बढ़ाऊंगा उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं वोल्टता कम करूं, वोल्टता कम करते करते इसकी ध्रुवता बदल दूं और ये माइनस कर दूं, तो एक टाइम ऐसा होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हुआ क्या समझना, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है प्लेट ए का धनावेश। लेकिन अगर मैं धनावेश का विभव कम कर दूं तो एक टाइम विभव हो जाएगा जीरो विभव। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं,
हाँ वो धारा का प्रभाव करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं विभव और ऋणात्मक कर दूं, मतलब इस प्लेट को मैं प्लस के बजाय माइनस कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन और प्लेट के बीच में क्या भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? लेकिन जरा सोचो कि अगर यहाँ से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी तीव्रता ज्यादा यू ज्यादा है और बाहर वो सामने वाला प्लेट उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण भले कर वो आएगा और बहुत स्लोली उसके आर पार चला जाएगा। अगर तीव्रता अधिक हुई इलेक्ट्रॉन की तीव्रता ज्यादा है तो उसके प्रतिकर्षण के बावजूद वो अंदर जाएगा। लेकिन अगर प्रतिकर्षण का मान और बढ़ा दो तो प्रतिकर्षण का मान और ज्यादा बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन आएगा और रुक जाएगा। तो एक टाइम ऋणात्मक विभव का मान इतना बढ़ जाएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक नहीं पहुंच सकता। उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना? 0। इसी को हम कहेंगे रोधिका विभव। क्यों? विरोध करने किसी इलेक्ट्रॉन को आने नहीं जाएगा, तो हमारा वापस जाए, इसलिए इसको कहते हैं रोधिका विभव। तो हम कह सकते हैं इसका अगर ग्राफ बनाओ, ये विभव ले लेते हैं और ये ले लेते हैं धारा। तो जैसे जैसे मैं परिपथ में विभव का मान धनात्मक में बढ़ाऊंगा, मतलब प्लेट ए का विभव धनात्मक में बढ़ाऊंगा, तो उसकी धारा का मान बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक टाइम उसका धारा का मान कांस्टेंट हो जाएगा। सॉरी, एक ऐसा विभव का पॉइंट होगा जहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे और उस समय धारा का मान अधिक होगा। लेकिन अगर मैं विभव को ऋणात्मक में बढ़ाऊं, अगर मैं विभव को ऋणात्मक में बढ़ाऊं, विभव कम करूं इधर माइनस, तो एक टाइम उसका विभव ऋणात्मक में बढ़ाने पर, माइनस में बढ़ाने पर तो उसके धारा का मान कम हो जाएगा। देखिए पहले धारा इतनी थी, अब धारा कम हो। अगर मैं विभव को और ऋणात्मक धारा और कम हो जाएगी। एक टाइम धारा कम होते 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 0 और उस 0 में एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक नहीं पहुंच सकती। बस इसी विभव के मान को रोधिका विभव रोधिका विभव या निरोधक या अंतक विभव के नाम से भी जाना जाता है, या मंदक विभव। मंदक विभव जो उसको वेग को कम करता है। तो संग्राम प्लेट ए का विभव 0 होने पर, मैं कब की बात कर रहा हूं, जो विभव 0 है, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन ए तक पहुंचते हैं, मतलब ये प्लेट उदासीन है। अगर ये प्लेट उदासीन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो उस पर डिपेंड, इलेक्ट्रॉन पर, डायरेक्शन पर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ए तक पहुंचेंगे और प्रकाश विद्युत धारा का मान अल्प होगा, कम धारा प्रवाहित होगी। बिल्कुल, यदि प्लेट ए पर धनात्मक विभव बढ़ाया जाए, अगर हम धनात्मक विभव का मान बढ़ाया जाए तो यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। जब 0 था तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, कुछ ही धारा प्रवाहित हो रही थी। अब जब धनात्मक विभव बढ़ा रहे, प्लस बढ़ा रहे, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। यदि प्लेट ए पर धनात्मक विभव बढ़ाया जाए तो यह ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिससे लगातार प्रकाश विद्युत धारा में वृद्धि होगी। प्लेट ए के धनात्मक विभव के एक मान पर सभी इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे और धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इसे हम संतृप्त धारा आईएस कहते हैं, सैचुरेटेड करंट। संतृप्त को सैचुरेटेड कहते हैं, इसलिए आईएस का। यदि संग्राहक प्लेट विभव को ऋणात्मक किया जाए, माइनस में किया जाए, तो प्लेट और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यदि संग्राहक प्लेट के विभव को ऋणात्मक किया जाए तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगती है और प्रकाश विद्युत धारा घटने लगती है, कम होने लगती है, और यह विपरीत विभव मंदक विभव कहलाता है। मंदक विभव का वह मान, मंदक विभव का वह मान जिसके लिए एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक न पहुंच जा पाए, उसे हम रोधिका विभव
निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। इस अंतक विभव को हम निरूपित करते हैं V नॉट C। इस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 होगा। चलिए बढ़िया है। यहाँ लिखा है यदि निरोधी विभव ऋणात्मक में V नॉट हो तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। इससे क्या था समझना, हम कह रहे थे कि जब ये प्लेट धनात्मक के बजाय ऋणात्मक हो जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्लेट के बीच में लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक है तो उस प्लेट तक वो पहुंच जाएगा और विद्युत धारा का प्रभाव होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि रोधिका विभव मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट A तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जिस इलेक्ट्रॉन की थी उसकी ऊर्जा के बराबर इस प्लेट की ऊर्जा हो जाएगी। क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को भी तो वो नहीं आने दे रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को भी वो वहां तक रोक चुका है। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो इस समय होगा कि E बराबर हाफ m जो वेग है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग है, इसने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम लिखा। इसके ऊपर प्रश्न पूछ जाते हैं जो लिखा पढ़ लेंगे। तो तीसरा प्रभाव हम देखेंगे आवर्ती का। अच्छा, निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव। अब थोड़ा कुछ लॉजिक समझना, थोड़ा दिमाग अगर लगाए तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते भैया निरोधी विभव का इसका तीव्रता का लॉजिक समझ में आता तो पीछे चला जाए, देख ले थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा, आगे इधर तो थोड़ा इधर बस काफी हम दिख रहे सब दिख रहे हैं ना। हम किस पर किसका प्रभाव देख रहे हैं तो बता देता हूँ। निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। हम जानते हैं कि जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स की ऊर्जा E बराबर hc/λ या E बराबर h न्यू। तो मैं कह सकता हूँ अगर आवृत्ति बढ़ेगी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, या आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब जरा लॉजिक लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो निरोधी विभव का मान वही रहेगा या अधिक होगा। देखिए जरा समझना, मैं कह रहा था निरोधी विभव वो विभव है जब सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकते, ये क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट A तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच रहा है। तो जरा सोचो, अगर वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है अगर उसकी ऊर्जा बढ़ा दो तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? मेरी क्या सुनना ढंग से, ये वो इलेक्ट्रॉन था जिसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच रहा था प्लेट A तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ा दी तो क्या अब ये प्लेट A तक पहुंच पाएगा? मैंने पर्याप्त ऊर्जा बढ़ा दी तो प्लेट A तक पहुंचेगा। क्या अब वो विभव निरोधी विभव कहलाएगा? दोबारा मान लीजिए पहले 3 वोल्ट पर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो थे उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया। अब 3 वोल्ट पर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अब की बार कुछ वोल्टेज ज्यादा लगा। तो यही हम कह रहे हैं, क्या निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव पड़ता है? हाँ। कैसे पड़ता है? आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा, तो फिर निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा, ऋणात्मक पे। हाँ भैया, विपरीत की लॉजिक क्लियर है ना? हाँ भैया। तो हम कहेंगे आरोपित प्रकाश की आवृत्ति
जितनी अधिक होगी, आरोपित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, उस फोटोन की ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी एवं अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतना ही अधिक निरोधी विभव आवश्यक होगा। अतः प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने से निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। पता चला? आ गया। जरा समझना, हमने ऊर्जा बढ़ाया, क्या तीव्रता बढ़ा है? नहीं भैया। ऊर्जा बढ़ाया मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। निकले तो 100 इलेक्ट्रॉन है। हाँ भैया, स्पीड बढ़ गई। हाँ, बस वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई। इसीलिए निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही है, इसीलिए इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी उतना ही होगा। अर्थात जो संतृप्त धारा है वो उतना ही रहेगा, लेकिन चूंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, इसीलिए उसका निरोधी विभव, उसको रोकने के लिए जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऋणात्मक में जो फोर्स लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उस फोर्स का मान भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग आवृत्तियों पर, जैसे मान लीजिए न्यूटन आवृत्ति है, न्यूटन आवृत्ति यहाँ लिख दो, न्यूटन आवृत्ति है तो उसका निरोधी विभव का मान है V1। लेकिन आवृत्ति को बदल दूं, मतलब मैं पीले रंग के प्रकाश के बजाय नीले रंग का प्रकाश लगा दूं तो उसकी निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा, V2 हो जाएगा जब आवृत्ति न्यूटन। लेकिन याद रहे, हमने इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ाई है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, वो उतने ही रहेंगे। बस हमने क्या बढ़ाई है? ऊर्जा। मतलब ये लाल कलर का प्रकाश है और ये पीले कलर का प्रकाश है, दो बल्ब, एक लाल कलर का बल्ब है और एक पीले कलर का बल्ब है। लाल कलर के बल्ब से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे? तो 100। पीले कलर के बल्ब से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं? 100। नमस्ते। दोनों बल्बों से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है। लेकिन एक लाल कलर का प्रकाश है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम है क्योंकि तरंग तेजी से है ना। और पीले कलर के प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक है। और संतृप्त धारा क्या होती है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, तो संतृप्त धारा तो कांस्टेंट है। लेकिन लाल कलर के प्रकाश में कम ऊर्जा से रोक पाएंगे और पीले कलर के प्रकाश में ज्यादा ऊर्जा, तब जाकर सारे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे। इसमें किस किस को डाउट है? कितना होता है जो आवेश प्रवाह की दर? हाँ, कम से कम में ज्यादा आवेश प्रवाह। अब मैं सोच ही रहा था कि ये प्रश्न क्यों नहीं आया। बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, बच्चे ने जो भी है प्रवीण जी भाई, dq upon dt ने बिल्कुल सोचा, इसमें सही है कि आवेश प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर है धारा। तो जरा लॉजिक लगाना। आपने कहा चलो ठीक है कि अगर ऊर्जा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो बढ़ेगा, धारा अधिक हो जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचो कि इलेक्ट्रॉन परिपथ में कहां से जा रहे हैं? तो प्लेट ए से जा रहे हैं। तो प्लेट ए पर जब वो चिपक गए ना, अब वो प्लेट ए कितनी तेजी से फेंकता है उस पर डिपेंड है। अच्छा, लॉजिक समझ आ रहा है? मतलब वो सारी ऊर्जा जो आप कह रहे हो इसकी तुलना में तो नगण्य है। हाँ, इसका वोल्टेज अगर मैं कहूँ, मान लो ये लगा रहा है, कहते हैं ना यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड हुए, उसकी तो हाँ, जब नीचे की टंकी से पानी ऊपर चढ़ा दूं तो सारे पानी की कणों की ऊर्जा समान नहीं है, लेकिन नल से निकलने वाले पानी में सारे ऊर्जा, पानी एक ही धारा से रहेगा ना। ये समझना चाह रहा हूँ कि वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हुए, संग्रहित हुए, उसके बाद ये वन बाय वन निकल रहे। नल का आगे कितना बड़ा उसके साथ में वो डिपेंड करेगा। लॉजिक क्लियर? आ गया। तो इसीलिए संतृप्त धारा का मान तो कांस्टेंट रहा, लेकिन निरोधी विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अलग अलग आवृत्ति वाले। तो हम कह सकते हैं तीव्रता बढ़ाएंगे तो संतृप्त धारा बढ़ेगा, और अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। तो भैया हमारे कॉपी के अंदर ग्राफ कुछ अलग बना हुआ है, ग्राफ अलग नहीं है। ध्यान से देखो, केस फर्स्ट में लिखा हुआ है, देखना
आपका ये जो डिजाइन का ग्राफ बना हुआ है, ऐसा कुछ डिजाइन का ग्राफ बना हुआ है, इन दोनों का मंदक विभव समान है। मंदक विभव या निरोधी विभव दोनों का समान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इनमें आवृत्ति समान है, मतलब आवृत्ति समान, दोनों की ऊर्जा समान है, बस तीव्रता अलग अलग है, मतलब तीव्रता असमान है। हाँ अरे हाँ भूल के लाओ आता मैं वापस ना सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि आवृत्ति समान है, तीव्रता अलग अलग है। इसका मतलब है मैंने हरे रंग का प्रकाश ले रखा है, 2 लेजर लाइट ले रखा है, एक लेजर लाइट में लाल नया बैटरी लगाया और दूसरी लेजर लाइट में 6 मिनट पुरानी बैटरी। दोनों में से प्रकाश तो निकलेगा ग्रीन कलर का, मतलब आवृत्ति समान है, तरंग दैर्ध्य समान है, ऊर्जा समान, दोनों की ऊर्जा समान है। लेकिन एक लेजर से जिसमें बैटरी नया है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, 100 के बजाय 150, और इसमें से कम इलेक्ट्रॉन ही निष्कासित होगा, 100 ही इलेक्ट्रॉन। तो बताओ संतृप्त धारा दोनों में समान या अलग अलग? एक में 100 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धारा आएगी, ये देखिए नीचे 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से I1 तीव्रता की वजह से, और एक में 150 इलेक्ट्रॉन की वजह से तीव्रता होगी, इसलिए उसमें धारा अधिक होगा, संतृप्त धारा का मान अधिक होगा। लेकिन उनकी ऊर्जा समान है, मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए लगाया गया विभव समान है। अब ये मत सोचो भाई 150 इलेक्ट्रॉन है तो 150 इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए भाई। यहाँ जो प्लेट लगा है ना, इन इलेक्ट्रॉन के आकार की तुलना में बहुत नहीं, बहुत 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 बड़ा है, बहुत भी नहीं कह सकते, और भी ज्यादा 30 गुना कह सकते हैं। 30 गुना तो नहीं, 24 गुना या 22 गुना। ये प्लेट अगर मैं लेता हूँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी, तो भी वो इलेक्ट्रॉन के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है, करोड़ों समझ गए ना? हाँ भैया। तो ये कब है? जब आवृत्ति समान है और तीव्रता असमान है। अगला हम ग्राफ लेते हैं, जब आवृत्ति असमान कर देंगे और तीव्रता अलग अलग कर देंगे तो संतृप्त धारा तो समान होगा, परंतु रोधिका विभव का मान अलग अलग होगा। ये क्लियर है? हाँ भैया। चलिए 2 टॉपिक और है, एक तो दहली आवृत्ति और एक दहली तरंग दैर्ध्य। तो आप बताओ दहली आवृत्ति क्या होगा? जब मैं बोल देता हूं, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे पाकर किसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, उसे दहली आवृत्ति। और वह कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, वह ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो उसे दहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देखिए आवृत्ति कम होगा, कम से कम आवृत्ति तो व्युत्क्रमानुपाती तरंग दैर्ध्य, ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य। तो बोल देता हूँ, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित कराने से किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। और दहली आवृत्ति कार्यफलन की संगत आवृत्ति होती है, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे पाकर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसको हम कहेंगे कार्यफलन, और वो होगा E H न्यू जो बराबर H न्यू, और इसे न्यू को हम बोलते थे दहली आवृत्ति। तो हम कह सकते हैं न्यू नॉट बराबर 5/h, दहली ऊर्जा बट्टा प्लांक नियम। दहली तरंग दैर्ध्य आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होती है, उसे दहली तरंग दैर्ध्य कहेंगे। उसका मान आप निकाल सकते हैं h/λ। हां भैया निकाल लो। फिर अंत में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, क्या नियम? किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की तीव्रता के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होता है। देखिए कोई पदार्थ दे दिया और कोई प्रकाश दे दिया, जैसे यहाँ धातु की प्लेट लगा दी मैंने सीजियम की, और बाहर से हम देख रहे हैं परावैंगी प्रकाश, तो एक प्रकाश की जो है वो हम प्रकाश को निश्चित कर चुके हैं, और दिए गए पदार्थ भी निश्चित है। तो दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की तीव्रता एक निश्चित तीव्रता है,
के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति के फोटोन के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। इससे कम लिखोगे दिल्ली आवृत्ति से तो फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और विकिरण की नियत आवृत्ति के लिए, अब की बार क्या लिया हमने, पहले हमने आवृत्ति अलग अलग कहा था, नियत तीव्रता रखी थी। अब हम आवृत्ति नियत रख रहे हैं, तीव्रता अलग है, दो अलग अलग तीव्रता, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता अलग अलग, संतृप्त धारा का मान अलग अलग। तो दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और विकिरण की नियत आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा की विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। प्रकाश विद्युत धारा की जो संतृप्त धारा है वो तीव्रता के समानुपाती है। कम तीव्रता पर कम धारा, ज्यादा तीव्रता पर ज्यादा धारा, और ज्यादा तीव्रता पर और ज्यादा धारा। और ये देखा गया है, प्रयोग में हुआ ये था कि पीले कलर का बल्ब लगाया गया, पीले कलर का बल्ब लगाया गया और विद्युत धारा का मान नोट किया गया, और जब पीले कलर के बल्ब की तीव्रता बढ़ा दी गई, मतलब तेज रोशनी कर दिया गया, तो धारा का मान बढ़ गया। ये किताब में लिखा हुआ है, पढ़ना, किताब में हर्ट्ज के प्रयोग में ही लिखा हुआ है। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए विरोधी विभव, इसका मान विरोधी विभव आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ता है। कम आवृत्ति पर कम विरोधी विभव, ज्यादा आवृत्ति पर ज्यादा विरोधी विभव। और लास्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्कालिक घटना है। मतलब समझना प्रकाश का आपतन होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रकाश का आपतन इलेक्ट्रॉन का निकलना कोई भी समय पश्चात मतलब समय अंतराल, थोड़ा भी समय पश्चात नहीं होता है इनका निकलना, ऐसा टकराना निकलने में कोई समय पश्चात नहीं होता। ये प्रूव करता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की प्रकृति कणीय है। कैसे? तो अगला हेडिंग वही है, बिल्कुल तरंग की व्याख्या, बिल्कुल। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्कालिक घटना है और इसमें कोई समय पश्चात नहीं होती है, अर्थात विकिरण के आपतन और फोटोन के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में 10⁻⁻8 सेकेंड से भी कम समय लगता है। उपरोक्त निष्कर्ष को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा सीधा करवा दो, चलिए करवा दो। देखिए तरंगों में गुण होता है, आपने देखा कि नहीं देखा नहीं पता मुझे, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना मेरी आवाज सब तक एक साथ पहुंच रही है, अलग अलग नहीं पहुंच रही है। मतलब वातावरण के अंदर जितने भी कण हैं उन सारे कणों को ऊर्जा पहले वितरित हो रही है। मैंने जरा समझना इस तरीके से समझना कि मैंने अभी 100 चॉकलेट खरीदा और क्लास के अंदर 25 जन है, मान लीजिए, ठीक है, क्लास के अंदर 25 जन है और मैंने 100 चॉकलेट खरीदा, तो जो चॉकलेट का बंटवारा होगा ना, तो पहले मैं एक सबको बांटूंगा। मुझे नहीं पता पैकेट में कितने चॉकलेट है, चॉकलेटों का बंटवारा सभी जगह एक समान होगा। उसके बाद हम नया चॉकलेट देंगे, वो जो भी होगा कुछ इस तरीके समझते मैं क्या कहूँ। चलो हाँ, इधर समझ लो तरंगी गुणों के अंदर क्या होता है कि बंटवारा जो होता है ना, ऊर्जा का वितरण वो सभी जगह एक समान होता है। सारे कणों के लिए सारे कणों पर ऊर्जा का वितरण एक समान होता है। अब जरा सोचो कि मैं आपको कहता हूँ आप सभी करोड़पति हो, या हम कह रहे हैं कि करोड़पति प्रभाव जो भी है, मतलब अभी आपके पास 0 रुपए है और आप करोड़पति प्रभाव खेलकर करोड़पति बनने वाले हो। इसमें एक नियम है कि जो पैसों का बंटवारा होगा, मैं क्या करूंगा,
करोड़पति प्रभाव में आपको पैसे बांट रहा हूँ। मैं आपको पैसे बांट रहा हूँ और ये सारा पैसा आप जो है एक समान रूप से वितरित करो। लालच बुरी बला है, प्रभाव वही रुक जाएगा अगर एक समान असमान वितरण कर दिया ना, तो प्रभाव वही रुक जाएगा। जैसे देखो आईपीएल में टीमों को एक समान पैसे बांटे जाते हैं। बिल्कुल। मैंने क्या किया, डब्बा भर के यहाँ पैसा रख दिया, बहुत बड़ा सा सूटकेस मैंने रिलैक्स आ जाते हाय टॉपिक पे टाइम कम है, 4:45 हो गया, क्या कर रहा हूँ, तो चलता रहता है। हाँ टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आप सभी को पैसे बांटना स्टार्ट किया, पैसे दे रहा हूँ आप सब। जैसे मैंने एक को पैसा दिया, वो पैसा सभी में एक समान रूप से वितरित हो रहा है। मैंने 100 रुपए दिया, प्रत्येक बच्चा 4 रुपए लिया, फिर वापस 100 रुपए दिए, वापस से 4 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 4 रुपए। 100 करोड़ दे रहा हूँ, नहीं 100 करोड़ नहीं देना, 100 लाख दे रहा हूँ, 1 करोड़ दे रहा हूँ, तो सबके बराबर बराबर 4-4 लाख। तो जरा कल्पना करो, मैं 1-1 करोड़ आपको दे रहा हूँ, क्या प्रत्येक बच्चा करोड़पति बन रहा है? नहीं। एक बार में 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, फिर भी आपके पास 4 लाख रुपए ही आ गए। मैं जब तक 25 बार आपको 1-1 करोड़ रुपए ना दे दूं ना, तब तक आप में से कोई भी बच्चा करोड़पति नहीं बन सकता। तो मेरे द्वारा दिया गया पैसा और आपके करोड़पति बनने में समय अंतराल है या नहीं है? मैंने पैसा दिया 25 बार, तो जाकर आप करोड़पति बने। पर एक सेकेंड, जो करोड़पति बनोगे ना, एकदम से 25 करोड़पति निकलेंगे। एक तो करके नहीं हो, एक साथ 25 करोड़पति निकलेंगे। लेकिन यहाँ क्या देखा हमने, यहाँ हमने देखा मैंने एक को 1 करोड़ रुपए दिया, वो करोड़पति बना निकला, फिर अगले को दिया, वो बना निकल। मेरा पैसा देना हुआ मेरा पैसा देना हुआ और उसका करोड़पति बनना हुआ। समझ पाए हो? उसमें कोई समय पश्चाताप नहीं। और ये गुण है कणों का। चकले को कणों के अंदर क्या होता है, आपने टक्कर करवाया और टक्कर खा के गति में पाके निष्कासित। और यहाँ आपने नोटिस किया, अगर मैं एक बार में 10 करोड़ रुपए दे दूं तो 10 जने निकलेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? तीव्रता अलग अलग होने पर संतृप्त धारा का मान अलग अलग होता है। मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ निष्कासित नहीं होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉन तीव्रता के समानुपाती होता है। जबकि अगर तरंग की प्रकृति होता तो चाहे तीव्रता कुछ भी हो, तीव्रता चाहे अलग अलग कुछ भी हो, एक साथ करोड़पति बनेंगे 25। और जब तक 25 करोड़पति नहीं बनते तब तक कोई भी करोड़पति नहीं बनेगा। मतलब जब तक न्यूनतम उतनी ऊर्जा नहीं मिल जाती जितना सभी के पास आने से सारे इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, उससे पहले 1% भी धारा यहाँ पर प्रेक्षित नहीं होगी। मतलब धारा या तो आरंपार एकदम मैक्सिमम या फिर जीरो। जबकि ऐसा हुआ क्या? नहीं भैया। हमारे प्रयोग में धीरे धीरे से धारा का मान बढ़ा, तीव्रता के समानुपाती। हाँ भैया। धीरे धीरे यही तो हमने कहा। अब बताओ, क्या प्रकाश तरंग है? नहीं भैया। अगर तरंग होता तो एक समान बढ़ाने से अचानक से धारा का मान बढ़ता। जबकि हमने देखा धीरे धीरे से धारा का मान बढ़ता। चलिए, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत से की जाए तो ये सिद्धांत इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, व्याख्या करने में असमर्थ। आइए इसके पहले क्यों असमर्थ होगा, तो पहला पॉइंट है तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम भी उतने ही अधिक होंगे और धातु के पृष्ठ के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा उतनी ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण होगा। अतः प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए। अभी मैंने जो बोला कि अगर मैं एक साथ पैसे दूंगा तो आपके पास एक साथ पैसे बढ़ जाएंगे। मतलब मैं आपको 1 करोड़ की बजाय मैं आपको 2 करोड़ दूं
2 करोड़ रुपए दूं तो आपके पास 8 लाख रुपए आ जाएंगे। हाँ भैया। तो यहाँ क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता के समानुपाती है। क्यों तीव्रता क्या होती है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। अगर प्रति सेकंड फोटोन ज्यादा आपतित होंगे तो फोटॉन्स के साथ उनकी ऊर्जा भी तो आ रही है और सारी ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ जाएगी तो प्रति सेकंड उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। भैया ये कैसे होगा? हमने तो देखा था कि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है, जबकि तरंग गुण में क्या देखा? तीव्रता के समानुपाती। दोबारा सुनना, तीव्रता का मतलब है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। तो अगर प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन आपतित होंगे तो फटाफट फोटोन आपतित हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर ज्यादा हो रही तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को समान रूप से ऊर्जा का वितरण करेंगे, मतलब इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। एक साथ इनकी ऊर्जा का मान बढ़ेगा, मतलब आवृत्ति के समानुपाती। जबकि हमने जो प्रयोग किया उसमें हमने क्या पाया? वो तीव्रता के समानुपाती नहीं था, दूसरा पॉइंट तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के लिए, अब तरंग सिद्धांत में क्या चलता है कि देखो मैं आपको 1-1 करोड़ रुपए दूं चाहे 100 रुपए दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए दिया एक साथ 4,000 रुपए, फिर 100 रुपए दिया फिर 4 रुपए, फिर 100 रुपए दिया 4 रुपए, फिर 100 रुपए 4,000, टाइम लगेगा। लेकिन आप सब करोड़पति तो बन ही जाओ एक साथ। आज नहीं कल नहीं 100 साल बाद लगातार 100 रुपए दे रहा हूँ मैं आपको। 100 साल नहीं लगेंगे, टेंशन मत लेना, जल्दी बन जाएगा तुम्हारा। 25 करोड़पति एमपीसी निकलेगा। हाँ सही है। आइए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मैं आपको 100 रुपए दूं या 100 करोड़ रुपए नहीं देंगे, 100 लाख मैं आपको 100 लाख रुपए मतलब 1 करोड़ देता हूँ एक बार में या एक बार में 100 रुपए देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करोड़पति कभी ना कभी तो बन ही जाओ। लॉजिक समझना, मैं कह रहा हूँ मैं लगातार आपको 100 रुपए देता रहूं, आज नहीं तो कल आप करोड़पति बन ही जाओगे। लेकिन प्रकाश मतलब समझना, अगर मैं लगातार कम आवृत्ति का ही 100 रुपए दे रहा हूँ, आवृत्ति ज्यादा या बहुत कम है? मतलब बहुत कम आवृत्ति का प्रकाश भी अगर आपतित करो तो प्रकाश या ऊर्जा सभी में एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। और एक समान वितरित होने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 50 घंटे बाद एक बार सारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। कैसा हुआ? आप चाहे कितना ही टाइम लगा लो, 50 घंटे छोड़ो 50 दिन लगा लो, एक ही आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा तो बस नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पाया कम से कम आपको 100 करोड़ देना होगा या 1 करोड़ देना होगा, तब जाकर आप लखपति बने, करोड़ है ना। जब तक मैं आपको 1 करोड़ रुपए नहीं दूं तब तक कोई भी करोड़पति नहीं बनेगा। 99 लाख रुपए दिए तो 99 लाखपति कहलाओगे, करोड़पति तो 1 करोड़ देने पर ही बनेगा। बात समझ में आया? ये कह रहा है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आवृत्ति, किसी भी आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर, मतलब तीव्रता बढ़ा दीजिए तो ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ गई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसी भी आवृत्ति के लिए पॉसिबल है। लेकिन प्रैक्टिकल में निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव पॉसिबल है। आवृत्ति को देहली आवृत्ति। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, जबकि प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए ही होता है। अगला है तीसरा पॉइंट, तरंग परिकल्पना के अनुसार धातु पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ तरंग की ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तरंग सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का बंटवारा सभी में एक समान होगा, जिससे प्रति इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से मुक्त होने वाली ऊर्जा में बहुत समय लगेगा। मतलब मैंने 1 करोड़ दिया ना, आपके पास तो 4 लाख ही पहुंचा, 4 लाख में क्या होगा? करोड़पति बनने के लिए 25 बार देना होगा, तो समय बढ़ा ना। बिल्कुल। जबकि प्रयोगों के प्रेक्षण से स्पष्ट हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई भी समय पश्चात्ता नहीं होता। इस प्रकार प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा।
क्या हुआ सब प्रकाश क्या है कण कण। तो खराब ही गए पहला किया था कि प्रकाश किरण किरण है है। न्यूटन ने मानिया हाँ भैया। न्यूटन कियो ठीक है बढ़िया बात 150 सालों तक न्यूटन की बात मानेंगे हाँ भैया। 150 साल बाद यंग है जवान और उन्होंने कहा ओ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो प्रकाश तो ये भी कर रहा है कर रहा है। मतलब तरंग तरंग आ गया। चलो बढ़िया बात है। अच्छी बात। अगर प्रकाश तरंग है तो कट बहरी बेटा माध्यम कौन सा है हाँ भैया। आए हमारे मैक्सवेल साहब उन्होंने कहा जरूरी नहीं है सारी तरंग को बहने के लिए संचरण के माध्यम से कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलो बढ़िया हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगे बना दी जगदीश। प्रूव हो गया कि लाइट इज अ वेव प्रकाश की प्रकृति तरंग है लेकिन थोड़े दिनों बाद ही हर्ट्ज ने धोखा कर दिया हाँ भैया। दूबले पड़ा ऐसा कैसे कर दिया जो कर्ण सिद्धांत गलत कर गए हाँ भैया। और कर्ण का सिद्धांत में वापस से जान डाल जान लगा। अब वापस रोल प्ले करेगा कर्ण दिमाग खराब है कहीं है 100 साल पहले क्या कि तरंग है कि कर्ण है पच के तरंग है पच के कर्ण है पच के तरंग है फिक्स करो कहीं आप फिक्स करेंगे हमारे आइंस्टीन आइंस्टीन साहब। जिसकी चर्चा जल्द ग्रहण करने की बात की जाएगी